कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो डायरेक्टली फिजिक्स से रिलेट होते हैं। मैं आपकी मदद कर सकता हूं एक रिसर्च के साथ, एक एनालिसिस के साथ, कि किस तरह से एनसीईआरटी के अलग अलग सेगमेंट्स में से कौन कौन से चैप्टर्स में से कौन कौन से टॉपिक में से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना डॉक्टर एसी सर। लास्ट वीडियो में हम मिले थे बायोलॉजी के एनालिसिस के साथ। अब बायोलॉजी और फिजिक्स का तो देखो समझ में आता है, लेकिन मैंने अक्सर देखा है बच्चे परेशान रहते हैं केमिस्ट्री के लिए। और केमिस्ट्री के लिए परेशान बच्चे इसलिए भी रहते हैं क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको 3 अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है, लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। और सबसे बड़ी बात क्या है कि तीनों को अप्रोच करने का तरीका भी अलग है। तीनों जो सेगमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री हैं, इनको पढ़ने का तरीका आपको थोड़ा अलग करना पड़ेगा। जैसे मैं बात करता हूं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें आपको एनसीईआरटी की एक एक रिएक्शन, एक एक नेम रिएक्शन को लिख लिख कर पढ़ना है, याद होनी चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपकी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड कवर्ड होनी चाहिए। हाँ, थोड़ा सा मैं कह सकता हूं कि डी और एफ ब्लॉक के अंदर कुछ सीक्वेंसेस थोड़ी प्रॉपर नहीं दी हुई एनसीईआरटी के अंदर, और डी और एफ ब्लॉक के अंदर केमिस्ट्री के बाकी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी अप्लाई होते हैं। तो उसके लिए आपको एक अच्छे टीचर की हेल्प लेने की जरूरत होती है। लेकिन बाकी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उन्हें आप लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री की जो अप्रोच है वो थोड़ी फिजिक्स जैसी भी है, क्योंकि मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं, मैथमेटिकल पोर्शन है, तो उसको आपको वही लिखकर क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके, जैसा आप फिजिक्स सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वैसा ही करना होगा। तो देखिए, मैं आपकी मदद कर सकता हूं एक रिसर्च के साथ, एक एनालिसिस के साथ, कि किस तरह से एनसीईआरटी के अलग अलग सेगमेंट्स में से कौन कौन से चैप्टर्स में से कौन कौन से टॉपिक में से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको उन्हें किस तरीके से अप्रोच करना है। पहले मैं जनरल बात करता हूं आप लोगों से कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, की चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री, जो आपको केमिस्ट्री के किसी भी सेगमेंट को पढ़ते हो तो आपका उन पे तो कमांड होना ही चाहिए। जैसे मैं बोलता हूं कुछ चैप्टर्स लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको फिजिकल केमिस्ट्री जो आपको पढ़ते हैं उसके अंदर कमांड देता है, और ये चैप्टर ना केवल फिजिकल केमिस्ट्री में मदद करता है, बल्कि ये चैप्टर आपको फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स को समझने में भी मदद करता है। उसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग, जिसे आप सीखते हैं बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं, और ये आपको तीनों केमिस्ट्रीज को, यानी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री को समझने में मदद करता है। कुछ ऐसे की चैप्टर्स होते हैं। तो चलिए इन्हीं के साथ हम आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है हमारा एनालिसिस? पहली बात तो ये समझने की है कि जितने क्वेश्चंस केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं उसमें ऑलमोस्ट तीनों केमिस्ट्री का बराबर वेटेज है। बराबर वेटेज बोले तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का ऑलमोस्ट सेम वेटेज रहता है। हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री में 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, बाकी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से, तो ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज है। उसके बाद जब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर्स हैं। उसके अंदर से देखिए एस ब्लॉक में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चंस। केमिकल बॉन्डिंग, अब आप खुद देख लीजिए, ऑन एन एवरेज इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5। और ये जो केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर है ना, इसको अगर आप केवल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर मान रहे हैं तो ये भी गलती है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये चैप्टर केवल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही चैप्टर नहीं है। अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट्स को समझा है तो ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री को समझने में भी मदद करता है। तो अगर आपका केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर सॉलिड है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो आपके 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इस चैप्टर में से, वो तो होंगे ही होंगे, और इन कॉन्सेप्ट्स की वजह से आप बहुत सारे क्वेश्चंस ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर भी अप्रोच कर पाओगे। पी ब्लॉक जो है ये काफी बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे एलिमेंट्स कवर करता है, उनकी प्रॉपर्टीज को कवर करता है, उनके रिएक्शंस को कवर करता है, और इससे लगभग 4 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछे भी जाते हैं। डी और एफ ब्लॉक मैंने आपको पहले ही बताया था कि डी और एफ ब्लॉक में एनसीईआरटी के अंदर कुछ प्रॉपर सिक्वेंशियल बातें नहीं लिखी हुई हैं, और बहुत सारे दूसरे केमिस्ट्री के पोर्शंस के भी कॉन्सेप्ट इस पर अप्लाई होते हैं। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर एनसीईआरटी का एनालिसिस चाहिए और आपको अच्छे से उसको कवर करने की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन यहाँ से ऑलमोस्ट कवर होते हैं 2। फिर देखिए मेटलर्जी होने को तो एक छोटा सा चैप्टर है, इसमें डिफरेंट मेटल्स का एक्सट्रैक्शन आपको समझाया जाता है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी लॉजिकल बातें होती हैं। उन छोटी छोटी की बातों पर आपको ध्यान देना होता है। अगर आप एनसीईआरटी से ऐसे पढ़ते हैं, समझ कर पढ़ते हैं, तो आपको इस मेटलर्जी से आने वाले ये जो 2 क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी ईजी महसूस होंगे। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इनसे भी लगभग 1 या 2 क्वेश्चंस कवर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है जीओसी से।
जनरल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको भी आजकल दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, GOC 1, GOC 2, जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बिल्कुल बेसिक बातें सिखाता है, जिसको पढ़कर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के काबिल बन पाते हैं, जिसके अंदर आप पढ़ते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर, रिएक्शन मैकेनिज्म। फिर अगर इससे बात करें तो एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है डायरेक्ट। उसके बाद हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के अंदर आपके चैप्टर्स आ जाते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उनकी प्रिपरेशन, उनकी जो भी चीज़ें, जो भी क्वेश्चंस, यहाँ से आपके सामने 4 क्वेश्चन आते हैं। काफ़ी बड़ा पोर्शन कवर करता है ये हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर। उसके बाद आ जाते हैं हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स, इससे 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर से 1 क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। कार्बोनिल कंपाउंड से आपके सामने 3 क्वेश्चंस आते हैं। एमाइन से आपके सामने 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बायोमोलिक्यूल से 1 क्वेश्चन, पॉलीमर से 1 क्वेश्चन, और ऐसे ही एक और चैप्टर आता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उससे भी लगभग 1 क्वेश्चन हर साल पूछ लिया जाता है। जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाला चैप्टर है वो तो इनडायरेक्टली काफ़ी हद तक बायोलॉजी के साथ भी लिंक हो जाता है, उसके साथ भी कवर हो जाता है। बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर उससे रिलेटेड बातें आती हैं। बायोमोलिक्यूल भी बायोलॉजी में कवर कर लिया जाता है। चलिए, तो बाकी आप देख ही पा रहे हैं कि कौन कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन हैं और आपको किस चैप्टर को किस हिसाब से देखना है। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है, आप 1-2 चैप्टर छोड़ दो, लाइक मोल कॉन्सेप्ट छोड़ दो, सॉल्यूशन छोड़ दो, उसके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं सब स्टैंड अलोन चैप्टर हैं, यानी इनको आप कभी भी कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक पैटर्न देखा जा रहा है कि जो लगभग 16 to 17 क्वेश्चंस फिजिकल केमिस्ट्री के पूछे जाते हैं, इनमें से ऑलमोस्ट हर चैप्टर से सेम लेवल के क्वेश्चंस और सेम प्रोपोर्शन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, कभी कभी एक आध चैप्टर से ज़्यादा या कम हो सकता है। देखिए, सॉलिड स्टेट 2 क्वेश्चंस देता है। सॉलिड स्टेट एक ऐसा चैप्टर है जो आपको फिजिक्स से भी कनेक्ट करता है, जहाँ पर आप पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर वगैरह, तो वो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको फिजिक्स में भी हेल्प करते हैं और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट आपको सॉलिड स्टेट समझने में भी हेल्प करते हैं। इसी तरीके से गैसियस स्टेट, यहाँ से भी 2 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं। इस पे तो मूवी भी बनी थी अभी, रॉकेटरी, आपने देखी भी होगी। जो रॉकेट इंजन्स हैं उसके अंदर क्या होता है, जो गैसियस स्टेट है उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के एस्पेक्ट्स को मिलाकर रॉकेट इंजन्स में किस तरीके से फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, फिजिक्स से काफ़ी रिलेट हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। थर्मोडायनामिक्स, यहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और मैं आपसे ये कहता हूँ कि थर्मोडायनामिक्स आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, तो अगर आप इस थर्मोडायनामिक्स को अच्छे से कंसेप्चुअली समझ कर पढ़ते हैं तो ये 1 क्वेश्चन जो यहाँ लिखा हुआ है या 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं, इससे मत सोचो, ये आपके टोटल 4 क्वेश्चन कवर कर देगा। यानी आपके जो यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर आप फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स के कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, फिजिक्स में भी थर्मोडायनामिक्स आएगी। हाँ, थोड़ा बहुत वहाँ पर फिजिक्स के एस्पेक्ट से उसको थोड़ा अलग तरीके से देख लिया जाता है, ज़्यादा वेरिएशन तो नहीं होता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट्स की बात करें वो तो सेम ही होते हैं ना। तो ओवरऑल अगर इसमें थर्मोडायनामिक्स चैप्टर को देखूं फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में मिलाकर, तो भैया ये तो 4 क्वेश्चंस कवर कर देता है। ठीक है, यहाँ केमिस्ट्री के अंदर इससे डायरेक्ट 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। सरफेस केमिस्ट्री से जनरल 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली ऐसा देखा जाता है। लेकिन लास्ट ईयर की अगर बात करूं तो सरफेस केमिस्ट्री में क्या टॉपिक्स आते हैं, लाइक एडजॉर्प्शन, कैटलिज्म, इसके अलावा कॉलॉइड्स। लास्ट ईयर नीट के अंदर 1 क्वेश्चन कॉलॉइड से पूछा गया, एक कैटलिज्म से पूछा गया। तो आप सोचिए कि एक छोटा सा चैप्टर है जिसको जनरली नज़रअंदाज कर दिया जाता है। कई जगह तो इसको प्रॉपर ना पढ़ाकर इसके केवल हैंड नोट्स वगैरह देकर बच्चों को बोल दिया जाता है कि इसे खुद कर लेना। लेकिन आप सोचो, लास्ट ईयर नीट में इससे 2 क्वेश्चंस पूछे गए और काफ़ी लास्ट 4 to 5 ईयर से देखा भी जा रहा है कि सरफेस केमिस्ट्री से भी अच्छा प्रपोर्शन कवर हो रहा है। 1 क्वेश्चन तो आता ही है, 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। अगर लास्ट ईयर नीट की ही बात करूं तो 2 क्वेश्चन पूछे गए। सॉल्यूशन से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, काफ़ी अच्छा चैप्टर है ये भी। इसके अलावा केमिकल काइनेटिक्स से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। मोल कॉन्सेप्ट से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है और एटॉमिक स्ट्रक्चर से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन मैं फिर बोलूँगा कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको यहाँ पर, अगर आप केमिस्ट्री के डिवीजन के हिसाब से देख रहे हो कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो हो सकता है आपको कम लगे। लेकिन अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करोगे तो भैया फिजिक्स के अंदर भी, तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर इसे पढ़ाया जाता है, तो वहां से भी तो क्वेश्चन आता है। तो आप ऐसा भी सोचें कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो डायरेक्टली फिजिक्स से रिलेट होते हैं। यहाँ पर सीखे हुए कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे से किए हुए हैं तो केवल वो इतने से क्वेश्चंस की कवरेज नहीं देगा, वो आपके फिजिक्स के बहुत सारे चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा देगा। तो अब देखिए, होने को तो केमिस्ट्री हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल।
ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि तीनों को अप्रोच करने का तरीका अलग है, तीनों को अप्रोच आप अलग अलग तरीके से करेंगे। फिर से बोल रहा हूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप लाइन टू लाइन वर्ड बाय वर्ड आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। थोड़ा सा ध्यान रखना है डी और एफ ब्लॉक में, उसको थोड़ा सा समझने के लिए आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। बाकी और जो चैप्टर्स हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, अगर आपने ठीक ठाक पहले कहीं पढ़े हुए भी हैं तो एनसीईआरटी से आप उसे रीड करके थोड़ा सा ध्यान से, दिमाग से आप उसे समझकर आगे बढ़ सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रिएक्शंस और नेम रिएक्शंस तो याद होनी ही चाहिए एनसीईआरटी की एक एक, उसके अंदर तो कोई लापरवाही होनी ही नहीं चाहिए। बाकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको जीओसी वगैरह में सिखाए जाते हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। जीओसी से भले डायरेक्टली कोई एक क्वेश्चन आता हो, लेकिन उसमें सीखे हुए जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने में मदद करते हैं। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन से मैंने आपको बताया था 4 क्वेश्चंस आते हैं, जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, केवल इस पोर्शन से 4 क्वेश्चन कवर कर देता है। इसी तरह से मैंने आपको बताया कि फिजिकल केमिस्ट्री में आपको फिजिक्स की तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस, मैथमेटिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। तो देखिए, ये एक एनालिसिस है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इस तरीके से जो मैंने तीनों केमिस्ट्री के सेगमेंट्स के चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस का वेटेज, भाई कहां से कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से अलग अलग चैप्टर से लिंक होते हैं, आपको समझाने की कोशिश करी है। तो आप उसी तरीके से अपनी प्लानिंग, स्ट्रेटेजी डिफाइन करें केमिस्ट्री को अप्रोच करने के लिए। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आप नीट में अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, गुड लक।